हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट प्लस। आज हम लोग आपके यूजीसी नेट जो पेपर फर्स्ट है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक यूनिट है, उसी को ही आज देखते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे कि अलग अलग आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी देखी जिसको कि हम शिक्षण अभिक्षमता के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड है मतलब शोध अभिक्षमता। शोध अभिक्षमता से का मतलब यही है कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटी या वो एक एप्टीट्यूड है कि आप किसी चीज को शोध की दृष्टि से देख रहे हैं या रिसर्च की दृष्टि से देखते हैं, या रिसर्च क्यों जरूरी है एजुकेशन में, या किसी भी टीचर का दृष्टिकोण हो अगर किसी भी समस्या को लेकर के तो वो एक रिसर्चर की तरीके से क्यों होना चाहिए। तो बेसिकली जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है या शोध अभिक्षमता है वो इसी से संबंधित है। और जहां तक है ये जो यूनिट है ये है भी इसीलिए कि टीचर के अंदर उस एबिलिटी को या उस अभिक्षमता को चेक करने के लिए कि आप में वो योग्यता है कि नहीं, कि आप किसी भी समस्या को एक शोधकर्ता की दृष्टि से देख भी पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसमें बहुत ही बेसिक सी चीजें हम रिसर्च के रिगार्डिंग जानेंगे और जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। तो सबसे पहली बात देखिए क्या है रिसर्च। जनरली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं आज की जो क्लास है उसमें। तो हम बस इसको सिंपल तरह से थोड़ा समझ लें, थोड़ा बेसिक चीजों को जान लें, दैट व्हाट इज रिसर्च। ठीक है, रिसर्च क्या है। अच्छा जी, अरिजीत पाठक, ओके। ठीक है, आप लोग जवाब देते रहिए, करते रहिए। अभी जब इसके बाद कुछ थोड़ी सी क्लास लेने के बाद, कुछ थ्योरी क्लास के बाद कुछ पीवाईक्यूज भी होंगे अटेंटिवली। मेरे ख्याल में 20 मिनट 25 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद आपके एमसीक्यूज होंगे, तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन करिएगा। देखिए, अगर बात करते हैं रिसर्च की कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च की जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज मैं बताऊंगी यहाँ पर। ठीक, व्हाट इज रिसर्च या शोध क्या है। हम बेसिकली बात ये सब बता भी इसलिए रहे हैं या पढ़ भी इसलिए रहे हैं कि आप खुद को समझ सकें कि आप में वो एक एप्टीट्यूड है कि नहीं है, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को क्लासरूम सिचुएशन से या बच्चों की सिचुएशन से या फिर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप उसको अपना एक स्कॉलर की तरीके से, जैसे रिसर्च स्कॉलर होता है ना, मीनिंग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एटीट्यूड आप रखते भी हैं कि या नहीं रखते हैं। क्या मीनिंग है, जैसे कि बात करें, बहुत ही कॉमन सी चीज है। रिसर्च क्या है, रिसर्च मतलब किसी चीज को भी बार बार खोजना। ठीक है, सर्चिंग अगेन अगेन एंड अगेन, यही है रिसर्च बेसिकली। ठीक, सर्च अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज को बार बार खोजना जब तक समाधान ना मिल जाए, जब तक किसी भी समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक हम किसी भी चीज को बार बार खोजते रहते हैं। और ये एटीट्यूड या ये एप्टीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे, ये रिसर्च में एक कंडीशन है जो कि होनी ही चाहिए। बेसिकली रिसर्च क्या है, जब तक हम इसको सिस्टमेटिकली नहीं कर रहे होते हैं, साइंटिफिकली नहीं कर रहे होते हैं, तब तक होता क्या है, जो रिजल्ट इसका, पहले तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो इतना ऑथेंटिक हम उसे मान नहीं सकते हैं। तो इट शुड बी वेरी मच सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। ठीक, एक डेफिनेशन भी है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रिसर्च क्या है, एक तरीके से एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि ज्ञान को प्रदान करता है, ज्ञान की प्राप्ति करवाता है या एक समाधान तक पहुंचता है जिस समस्या के लिए हम रिसर्च को कर रहे हैं। तो एट लास्ट हम साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में चल करके क्या प्राप्त करते हैं, एक रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। रिसर्च का अगर फुल फॉर्म देख लेते हैं तो यही अपने आप में चीज को क्लियर करता है। क्या क्या लिखा है, देखिए, आर है, आर मीन्स क्या है, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। मतलब रिसर्च में क्या होता है, ये रिसर्च का फुल फॉर्म है। ठीक है, लिखा हुआ है स्क्रीन पर। तो क्या है, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग मतलब सोचने का तर्क संगत तरीका। कोई भी रिसर्चर या वो व्यक्ति जो कि शोध करने के लिए जा रहा है या रिसर्च करने के लिए जा रहा है, जब तक वो चीजों को रैशनली या लॉजिकली चीजों में वो नहीं जानता या समझता या फैक्ट्स को जानने की कोशिश नहीं करता है, विदाउट रीजनिंग वो किसी समाधान तक, मतलब वो एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है किसी के भी अंदर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, दूसरा है आपका, देखिए, पहला हो गया आर, हो गया रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। दूसरा हो गया ई, रिसर्च की बात होते हैं, मतलब एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट।
ठीक। एक्सपर्ट हो गया, मीनिंग जो भी रिसर्चर होगा, जो भी रिसर्च कर रहा होगा, डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं उसका एक ज्ञान होगा, उसको एक परफेक्शन होगा, जानकारी होगी, स्टेप्स का पता होगा, एक रिसर्चर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी होती है और होगी भी। एस है सर्च फॉर सोल्यूशन। ठीक है, जो भी समाधान है उसको खोजने के लिए, हम रिसर्च के फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, ताकि पता चले कि बेसिकली उसका जो नाम है उसी में ही उसकी सारी बातें या कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो रिसर्च फॉर सोल्यूशन। ई है एग्जैक्टनेस, मतलब सटीकता है, सटीक तरीके से परिणाम तक पहुंचाता है रिसर्च। रिसर्च का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रिंसिपल है, अगर उनको हम ध्यान में रखते हैं तो हमको एक सटीक परिणाम आखिरी में प्राप्त हो जाता है। तो इट मीन्स कि एग्जैक्टनेस इसमें हमें देखने को मिल ही रही है। ए है एनालिटिकल व्यूज एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। जो भी डेटा है, डेटा की बात करते हैं, उसको एनालाइज करना, एनालिटिकल, उसको इंटरप्रिटेशन करना, ये सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है। तो डेटा की अगर बात करें तो एनालिटिकल व्यू तो होना ही चाहिए रिसर्चर का, ठीक है, उसी के आधार पर वो डेटा को एनालाइज कर पाएगा। आर फॉर हो गया रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तथ्यों का संबंध आपस में निकालना। जैसे वेरिएबल्स की अगर बात करें तो आपसी संबंधों को हम देख रहे होते हैं उन वेरिएबल्स के, कि रिसर्च के द्वारा हम दो जो वेरिएबल है या तीन वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, उसके आधार पर किसी भी समस्या के समाधान पर आकर के पहुंच रहे होते हैं। ठीक है। सी हो गया आपका क्रिटिकल केयरफुल ऑब्जर्वेशन, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। ठीक है, मतलब आलोचनात्मक एवं सावधानी पूर्वक अवलोकन करना और रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। क्रिटिकल है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है। कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है, मतलब चीजों को जोड़ना तोड़ने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, रचनात्मक होना चाहिए। एच हो गया आपका हॉनेस्टी, हार्ड वर्क। किसी भी काम को, किसी भी बड़े काम को करने के लिए अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी काम को करने यदि हम जा रहे हैं, किसी भी काम को अगर हम करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसके प्रति क्या होने चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, हमें उसके इथिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लॉयलिटी डेफिनेटली किसी भी काम को करने के लिए एक पहली कंडीशन हो जाती है कि आप जो भी काम करें उसके लिए आप लॉयल रहें। तो बेसिकली अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च को ही अगर हम फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं तो काफी कुछ, अगर इसको समझ ले तो हम रिसर्च के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, देखिए ये एक डेफिनेशन है यहाँ पर लिखी हुई, सी क्रॉफोर्ड के अनुसार है, 1958 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग काफी चीजें समझ सकते हैं कि दैट व्हाट इज रिसर्च। तो रिसर्च इज सिंपली अ सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग एम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स and procedures in order to obtain a more adequate solution of a problem। ठीक, मतलब यहां पर है कि अनुसंधान चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध और विशुद्ध, देखिए एक एक शब्द में बात छिपी हुई है, एक एक शब्द जो है बता रहा है कि अनुसंधान क्या होता है या रिसर्च क्या होता है। तो क्या है, अनुसंधान चिंतन की एक क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक तथा विशुद्ध प्रविधि है, जिसमें विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके। हम जब रिसर्च करने जाते हैं तो डिफरेंट तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और उसके आधार पर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन सभी का जो यूज हम करते हैं, क्यों करते हैं, बेसिकली एक समस्या के समाधान तक आने के लिए हम इन सभी इक्विपमेंट्स या टूल्स का यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, रिसर्च की अगर बात करें तो क्या हो गया रिसर्च, रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक और रिफाइंड टेक्निक है। ठीक है, ये बात इस डिफिनेशन से क्लियर हो गई मेरे ख्याल में। ठीक है, आपको बहुत ही थ्योरी, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी की बात न जानने की जरूरत है, जानना ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जानने जरूरी हैं, लेकिन आपके पास जो कह सकते हैं फैक्चुअल चीजें हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको बेसिकली करना क्या है, चार ऑप्शन में से एक पर टिक लगाना है। ठीक, तो आपको इस आधार पर थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य है अनुसंधान के, इनको लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। जो जुड़े हैं, समझ में आता जा रहा है तो फिर आप चैट बॉक्स में बात अपनी लिख भी सकते हैं, अगर चीजें आपको क्लियर जा रही हैं तो, क्लियर हो रही है तो ठीक है। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, नए तथ्यों की खोज करना, ये इसका उद्देश्य है। रिसर्च का उद्देश्य क्या है, नए तथ्यों की खोज करना। मतलब
एकदम से नया कुछ नहीं आता, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है और उसको कितना हम बेहतर बना सकते हैं। जो पुराने सिद्धांत थ्रू फंडामेंटल रिसर्च जो कि सिद्धांत स्थापित किए गए हैं या आए हैं या प्रिंसिपल्स फ्रेम हुए हैं, बने हैं, उनका विस्तार करना, उनको किस तरीके से नए तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं और बेहतर हो सकता है। लाइक जैसे आज टीचिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि टीचिंग आज से हजारों साल पहले नहीं हुई है, कभी भी डेफिनेटली हुई है, वैदिक पीरियड से चली आ रही, पुराने समय से चली आ रही है। ठीक है, शिक्षण की एक व्यवस्था जो है हमारे समाज को व्यवस्थित रखने के लिए होती चली आई है। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं है या तब नहीं थी, तब भी है आज भी है, लेकिन इसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। तो मीनिंग शिक्षा तो थी ही, लेकिन अब उसके पैटर्न में धीरे धीरे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसके प्लेटफॉर्म में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑनलाइन टीचिंग कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो ऑनलाइन टीचिंग भी चल रही है, बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शोध का ही परिणाम है जो आज हमारे सामने देखने को हमें मिलता है। ठीक, तो डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, नए नए फैक्ट्स को लेकर के आना ये रिसर्च का काम है। ठीक है, कोई भी फैक्ट एक दिन में 1 मिनट में नहीं होता, उसमें पूरा प्रॉपर टाइम लगता है, पूरा अरेंजमेंट होता है, पूरा प्रोसेस होता है, पूरे टूल्स लगते हैं, पूरा डेटा कलेक्शन होता है, तब जा करके हम किसी चीज का निर्माण करते हैं। सेकंड हो गया आपका टू वेरीफाई द टेस्ट, टू वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों को सत्यापित और परीक्षण करना इसका एक काम है। सत्यापित करना मतलब वेरीफाई, वेरीफाई से का मतलब हो गया कि वेरीफाई से का क्या मतलब हो गया, वेरीफाई करना, जो कुछ भी निकाला है हमने, तथ्य निकाले हैं, समझे हैं या रिजल्ट आया है, उसको वेरीफाई कर लेना, कितना सही है कितना गलत है, उसी के आधार पर। क्योंकि रिसर्च जब भी हो रहा होता है, रिसर्च का मतलब हुआ कि कोई ऐसा समाधान हमने निकाला है किसी प्रॉब्लम का, जो कि किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, उसका समाधान हमने निकाल करके दिया है। इट मीन्स अगर उसको हम अप्लाई करते हैं निकाले हुए समाधान को, तो डेफिनेटली उतनी पूरी जो जनसंख्या है उसकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मतलब हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारे इस समाधान से, हमारे इस जो हमने रिजल्ट निकाला है, इससे उन लोगों का भला हो जाए जिनको की प्रॉब्लम है। थर्ड देखिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज टू सॉल्व साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। अल्टीमेटली क्या है, हम प्रॉब्लम का समाधान निकाल रहे हैं थ्रू रिसर्च। तो कैसे निकाल रहे हैं, किस लिए है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, मतलब नए नए वैज्ञानिक उपकरणों को निकालना, लेकर के आना, कॉन्सेप्ट को लाना, थ्योरीज को बनाना, नई नई थ्योरीज को बनाना, क्या नया और हो सकता है। ठीक है, मेट्रो ट्रेन चल रही है अब हमारे शहरों में, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हालांकि बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन कुछ शहरों में तो अभी भी नहीं है। तो कितनी सुविधा ये दे सकता है पूरे जनमानस को। ठीक है, इस तरीके की कुछ नई चीजें लेकर के आना। ठीक, टू सॉल्व साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, जो वैज्ञानिक समस्याएं हैं और जो अवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उनका अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो उसके समाधान को लेकर के आना ये रिसर्च का काम है, और ये रिसर्च का बेसिकली उद्देश्य है। फोर्थ हो गया इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी है, जितनी भी जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में या एजुकेशन के क्षेत्र में है, उनके समाधान निकालना या उनको समाधान की ओर लेकर के जाना, ये रिसर्च का काम है। चूंकि हम रिसर्च किस में पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन का काम यहाँ पर क्या है, पढ़ना पढ़ाना जैसी बातें होंगी, तो डेफिनेटली इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालना रिसर्च का उद्देश्य हो गया। अब रिसर्च किसी भी एरिया में हो सकता है, हम यहाँ किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र की, एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, आगे देखिए, जनरेट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को उत्पन्न करना, कुछ भी नया, मतलब इसको रिसर्च के थ्रू हम कोई ऐसा नया ज्ञान जो फैसिलिटेट करता हो हमको भी, पूरी सोसाइटी को, पूरे नेशन को, जितने लोग हैं, जितनी जेनेट्री है, सभी को फैसिलिटेट करे, ऐसे ज्ञान को लेकर के आना ये रिसर्च का काम है। ठीक है, आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स देखिए क्या कह रहे हैं, ये है सिक्स, एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, मतलब अधिक से अधिक जितने भी सामान्य मुद्दे हैं उनको और ज्यादा एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना, उनको एक्सप्लोर करना या उनका विस्तार करना। सामान्य मुद्दों से का मतलब यही है कि जो एजुकेशन से संबंधित, चूंकि हम एजुकेशन की ही मोस्टली बात कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन को ही यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बार बार ले रहे हैं कि इससे संबंधित जितने भी नए नए इश्यूज होंगे या कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन है, उसको एनालाइज करके, एनालाइज करना, उसको फिर एक समाधान तक लेकर के
आना। अगर ये पॉसिबिलिटी है कि हम उस सिचुएशन में और उसका विस्तार करके या और उसमें डेप्थ में जा करके उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बेसिकली रिसर्चर या रिसर्च का ही काम ये हो जाता है। 7th हो गया ऑफर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक है, किसी समस्या को समाधान प्रस्तुत करना, ये इसका उद्देश्य है किसी भी रिसर्च का। ठीक है, रिसर्च कौन करता है? एक रिसर्चर ही करता है। तो किसी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको एक समाधान देना, क्योंकि आम व्यक्ति उसको समाधान नहीं दे पाएगा। डेफिनेटली वही व्यक्ति दे पाएगा जिसको इसकी जानकारी होगी, जिसको इस समस्या का एक आभास होगा, अवेयरनेस होगी कि ये समस्या आगे आने वाले समय में कितनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ठीक है, या लोग इससे कितना ज्यादा जूझ रहे हैं। 8th देखिए क्या है, रिव्यू एंड सिंथेसाइज दी एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब मौजूदा ज्ञान की समीक्षा और संश्लेषण करना। ठीक, मौजूदा ज्ञान मतलब जो कुछ भी है प्रेजेंट में उसको क्या करना, एनालाइज करना, उसको समझना, उसकी समीक्षा करना, वो सही है नहीं है, प्रेजेंट में जो चीजें चल रही हैं उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं सोसाइटी में, बच्चों पे, बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की लर्निंग पर, करिकुलम कितना सही है, मतलब वट एवर इज गोइंग थ्रू, मीनिंग जो कुछ भी चल रहा है प्रेजेंट में उसको एनालाइज करना, करंट नॉलेज को जानना और समझना, और उसके आधार पर रिसर्च को प्रोसीड करवाना या प्रोसेस को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये इसके सारे क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई यहाँ पर। अभी मैं बेटा आपके कमेंट्स नहीं देख पा रही, थोड़ी देर में मैं देखती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे कि क्या उद्देश्य हैं रिसर्च के। तो रिसर्च के बेसिकली अगर एक शब्द में, एक लाइन में एक बात कहें तो यही है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान तक लाना रिसर्च का काम है, या उनके समाधान को देना रिसर्च का काम हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अनुसंधान की प्रकृति या इसकी विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड नेचर ऑफ रिसर्च। क्या है रिसर्च की जो विशेषताएं हैं वो, और इसकी प्रकृति क्या कहती है या इसका नेचर क्या कहता है। पहली बात तो ये है, इट हैज साइंटिफिक इन इट इज साइंटिफिक इन नेचर, यूं कह सकते हैं। मतलब क्या है, साइंटिफिक इन नेचर, जैसे कि इसमें ये ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, कंट्रोल्ड है। मतलब अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस क्या है, साइंस डेफिनेटली एक सिस्टम मांगता है, सिस्टमेटिकली चलता है, 1 by 1 ही प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप ही उसमें हम प्रयोग कर रहे होते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब तक हम उसको सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते तब तक हम प्रयोग का सही एक समाधान नहीं पा पाते हैं, या अंत में रिजल्ट नहीं मिलता है हमको। तो क्या है ये बेसिकली, अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो ये नेचर में साइंस के तरीके से काम करता है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ये समाधान की ओर लेकर के जाता है, को निर्देशित करता है। ठीक है, इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ये समाधान की ओर निर्देशित करने से का मतलब यही है कि रिसर्च प्रॉब्लम जहां से जनरेट हुई है, या रिसर्च प्रॉब्लम जो कि पहला स्टेप होता है उसको फाइंड करना, रिसर्च का जो पहला स्टेप है कि समस्या के जो समस्या है बेसिकली पहले वही लेकर के आना कि समस्या क्या है। तो हम कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से हमारा स्टेप शुरू हो जाता है किस चीज का रिजल्ट तक आने का। तो हमने एक समस्या क्यों उठाई है, इसीलिए उठाई है क्योंकि हम एक समाधान लेकर के आना चाहते हैं किसी भी समस्या का। ठीक है, नमस्ते जी, वेरी गुड अर्जित पाठक, नमस्ते बेटा। ओके, कौन कौन है आप? लकी, राज, लड्डू। टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। नौशीन मैम, आपने आपको ऑनलाइन क्लासेस टाइम नहीं कर पा रही हूँ, बहुत आपके वीडियो देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ तक बात समझी है। अगला देखिए, एम्फसाइजेज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज, मतलब सामान्यीकरणों, सिद्धांतों और सिद्धांतों के विकास पर जोर देना। कई तरीके के सिद्धांतों को हम जान रहे होते हैं, जो हम आज जितनी भी चीजें कर रहे हैं, जितनी भी चीजों की फैसिलिटी हमें मिल रही है, लाइट हो गया, ये ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए जिनका कि हम आज यूज करते हैं, तो ये अचानक से नहीं गिरे पृथ्वी पर। डेफिनेटली इन पर रिसर्च हुआ है, पहले रिसर्च हो चुका है, पहले थ्योरीज बन चुकी हैं और उनका उपभोग हम आज कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो रिसर्च का काम यही है। आज भी कोई रिसर्च करता है तो डेफिनेटली एक नया
थ्योरी, एक नई थ्योरी लेकर के आता है जिसका उपयोग या जिसका लाभ जो अन्य आने वाली जनरेशन है वो उठाएगी। हम जो लाभ उठा रहे हैं वो पीछे लोग कर गए हैं, साइंटिस्ट कर गए हैं, उसका लाभ हम आज उठा रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च का काम क्या है? थ्योरीज लेकर के आना, नई नई थ्योरीज जो कि बेनिफिशियल हो सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए। ठीक, जनरलाइजेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो कुछ भी रिजल्ट निकलता है रिसर्च करने के बाद उस रिजल्ट को जनरलाइज करना, मतलब सामान्यीकृत करना। सामान्यकृत से का मतलब हो गया कि हम जब भी रिसर्च करते हैं बेसिकली हम सारी पॉपुलेशन का डेटा नहीं उठा पाते, हम कुछ एक सैंपल साइज रखते हैं, उसके आधार पर हम कलेक्शन करते हैं डेटा का, और जब एक रिजल्ट अंत में निकल करके आता है तो उस रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं। तो ये मतलब है यहाँ पर जनरलाइजेशन का। ठीक है, तो ये हो गया, आपके हो गए इतने पॉइंट। अगला देखिए क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात अभी हो रही है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल एंड एम्पेरिकल एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर यह है कि अनुसंधान अवलोकनीय और अनुभवजन्य अनुभवों पर आधारित है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका अनुभव है, हमारे अनुभव होते हैं कहीं ना कहीं ये भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको जनरेट करने के लिए या इसको प्रोसीड कराने के लिए। अगली बात है, इट इन्वॉल्व गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड सोर्स और यूजिंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा फॉर न्यू पर्पज। मतलब यहाँ पर यही कि इस क्या करता है कि इसमें प्राथमिक या प्रत्यक्ष स्रोतों से नया डेटा एकत्र करना या नए उद्देश्यों के लिए पहले से उपलब्ध डेटा का उपयोग करना शामिल है। बेसिकली क्या होता है, जब भी रिसर्च कर रहे होते हैं हम, तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले से ऑलरेडी मौजूद है, या अगर हमें तुरंत तत्कालीन कुछ करने के लिए चाहिए डेटा तो वो भी हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो रिसर्च की अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो विदाउट डेटा कलेक्शन तो मुश्किल हो जाता है रिसर्च को करना या किसी समस्या के समाधान तक आना। तो यहाँ पर है क्या बात कि यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज या सोर्सेज का सहारा ले रहे होते हैं। ठीक है, इट एड्स न्यू नॉलेज। अगर आप रिसर्च करते हैं या रिसर्च होती है तो डेफिनेटली रिसर्च के द्वारा, मीनिंग अगर रिसर्च का प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जा रहा है तो डेफिनेटली हमें नॉलेज होती है या एक नया ज्ञान जो है वो जुड़ जाता है, जो कि हमको भी बेनिफिट देता है और सोसाइटी को लिए भी बेनिफिशियल होता है। ठीक, अगला हो गया, रिक्वायर मोर पेशेंस एंड करेज। जो रिसर्च है, ये रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन रिसर्चर की अगर हम बात करते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च शोध करता है जिसे बोलते हैं, उसको इसके लिए रिक्वायर है कि वो पेशेंट हो और प्लस करेजियस हो। उसमें करेज होना चाहिए करने का और पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जो रिसर्च का प्रोसेस होता है वो 6 महीने 2 महीने 4 महीने का नहीं होता, अच्छा खासा समय 4-5 साल 3 साल से ज्यादा का समय रिसर्च में लग ही जाता है। तो इसलिए उसको बड़े धैर्य के साथ किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए इंतजार और प्रयास और अपना करेज जो है वो बनाए रखना चाहिए। इट स्ट्राइव्स टू बी ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, क्रिटिकल एंड अनबायस्ड। यह वस्तुनिष्ठ, तार्किक, आलोचनात्मक और निष्पक्ष होने का प्रयास करता है। वस्तुनिष्ठ से का मतलब यहाँ पर यही है, सेम प्रोसेस से अगर हम गुजरे हैं, अगर उसी प्रोसेस से दूसरा भी गुजरता है तो जो परिणाम है उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तार्किक है, लॉजिकल है, क्रिटिकल है और अनबायस्ड है। इसमें कहीं भी पक्षपात हमें देखने को नहीं मिलता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए एक सेकंड आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ। लकी यूट्यूब पर पहली बार क्लास देखी है मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, पेपर 1 की क्लास कब स्टार्ट किए हैं? देखिए पेपर 1 बेटा काफ़ी समय से चल रहा है, ऐप पर भी प्रॉपरली इसकी क्लासेस चल रही है। अगर पेपर 1 यूट्यूब पर बात करते हैं तो यूट्यूब पर इसका टाइम थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 9 से 10 का है रात में। ठीक है, क्योंकि वही टाइम अवेलेबल है। संजना मैम किसी दिन लॉजिकल रीजनिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव, बिल्कुल 1 बाय 1 बेटा कोशिश कर रहे हैं, काम हो रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते जाते हैं, साथ में बने रहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद इसमें क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इट रिक्वायर एक्सपर्टीज एंड रिगोरस वर्क से का मतलब यहाँ पर यही है कि विशेषज्ञता होनी चाहिए। मतलब
जो भी व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, किसी आम व्यक्ति को रिसर्च हम करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो नहीं कर सकता, उसका दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होता है। तो डेफिनेटली रिसर्च एप्टीट्यूड जो आप पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि खुद में भी देखिए कि आप में वो अभिक्षमता है कि नहीं है। आप किसी भी समस्या को समाधान की दृष्टि से देखते हैं कि समस्या को समस्या की ही दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो एक एप्टीट्यूड, वो एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, तब जा करके हम एक रिसर्चर की तरीके से काम कर पाते हैं। तो विशेषज्ञता की बात है यहाँ पर हो रही है, वो तो है, ये विशेषज्ञता के आधार पर ही हम किसी भी रिसर्च को एक सही प्रोसेस में ले जा पाते हैं या काम कर रहे होते हैं उस पर, लेकिन इसके साथ हमारा एप्टीट्यूड उसकी ओर ऐसा होना आवश्यक है, ठीक है। देन it demands accurate observation and evidence। इसके लिए सटीक अवलोकन और साक्ष्य की मांग होती है या ये मांग करता है। सटीक मतलब कहीं भी जोड़ तोड़ नहीं हो, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सटीकता से का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हम डेटा को लेके आते हैं रिसर्च करने के लिए, क्योंकि पूरा रिसर्च जो होता है कहीं ना कहीं पूरे डेटा पे बेस्ड होता है। आपने जैसे ही जिस तरीके का डेटा कलेक्ट किया है उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि कितना सही है, या जिसने भी उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो कितनी ऑथेंटिक है, उसके आधार पर ही परिणाम जो है वो निकलने चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो कुछ भी है या रिसर्च की बात करें तो वो सटीक होना चाहिए, या उसके साक्ष्य जो है वो बिल्कुल सटीक और सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी परिणाम सही निकलता है। नहीं तो हम भी गलत परिणाम निकाल करके रख देते हैं और वो शोध गंगा पर अपलोड हो जाता है, जिसको कि और रिसर्च स्कॉलर्स जो है वो देखते हैं और एक गलत इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली बात देखिए, टूल एंड रिजल्ट्स आर टू बी वैलिड एंड वेरीफाइड। जो भी टूल हम यूज करते हैं रिसर्च में, ठीक है, ये जो भी टूल और रिजल्ट जो है, टूल एंड रिजल्ट्स आर टू बी वैलिड एंड वेरीफाइड। वैलिड होनी चाहिए और वेरीफाई होनी चाहिए, तभी उन टूल्स का हम यूज भी कर सकते हैं। चाहे आपके सेल्फ मेड टूल्स की बात कर लें या फिर जो स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं उनकी बात कर लें, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज है तो वो तो है ही है, लेकिन अगर आप खुद भी टूल्स बना रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगली बात देखिए, रिक्वायर केयरफुल रिकॉर्डिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, ठीक है। परिणाम की सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग करना, उसका रिकॉर्ड बनाना, उसका विश्लेषण करना और उसकी रिपोर्टिंग करने की भी आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है। ये इसकी विशेषता भी है। कहीं सावधानी की बात कहें तो सावधानियों के अंतर्गत भी ये बात आ जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है, मतलब जो कुछ भी हमने रिजल्ट एट लास्ट निकाला है उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट हमारा निकला हुआ है बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। जो भी हमारा पूरा रिसर्च होता है बेसिकली कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस पर बेस्ड होता है, परिकल्पना पर आधारित होता है। जैसी परिकल्पना हम बनाते हैं, हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, उसके आधार पर ही पूरा रिसर्च आगे प्रोसीड करता है। तो इन सब चीजों का हाइपोथेसिस भी हमें सही बनाना, सही फ्रेम करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई आपकी। मैं बहुत ही बेसिक सी चीजों पर आज केवल बात कर रही हूँ और डेप्थ में धीरे धीरे बात करेंगे। स्टेप्स की बात कर लेते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं आपके रिसर्च में। पहला देखिए क्या लिखा है। ये पहला स्टेप हो गया कि डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब समस्या को परिभाषित करना। वैसे तो समस्या का चयन करना होता ही है, लेकिन उसके बाद हम उसको परिभाषित भी करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। जो कुछ पॉइंट आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ, आप अपने पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो आप भी सही कर रहे हैं और जो यहाँ पर चल रहा है वो भी सही है, आप उसको ऐड ऑन करिए, ये आपकी नॉलेज है, अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या कि समस्या को डिफाइन करना, सबसे पहला स्टेप ये हो जाता है। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, और सजेस्टेड सॉल्यूशन और टेंटेटिव सॉल्यूशन बोला जाता है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करना, ठीक है। परिकल्पना का मतलब यही कि टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालना, कुछ ऐसी कल्पना बताना, ऐसी बात रखना कि जिसके आधार पर हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सके, ठीक है। डेटा को, इसके आधार पर डेटा को कलेक्ट करना है ना। देन ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, ऑर्गेनाइज करना और उसको एनालाइज करना। फिफ्थ हो गया मार्किंग डिडक्शन हो गया, एंड सिक्स्थ हो गया आपका रीचिंग। ये इन सब चीजों को मैं दोबारा लेकर के आऊंगी और थोड़ा जल्दी में इस चीज को बता रही हूँ ताकि शुरुआत हो जाए कहीं से आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की। रीचिंग कंक्लूजन एंड केयरफुली टेस्टिंग ऑफ, एक सेकेंड,
सिक्स था आपका रीचिंग कंक्लूजन, मतलब लास्ट में निष्कर्ष तक पहुंचना। एट लास्ट है केयरफुली टेस्टिंग दी कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेयर देयर दे फिट इनटू फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। एट लास्ट ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप थे, स्टेप की क्लास हम दोबारा से देखेंगे प्रॉपरली, उसके अंदर हर स्टेप में क्या क्या और चीजें होती हैं। तो ये थोड़ी सी क्लास थी, छोटी सी क्लास कह सकते हैं, थ्योरी थी। अब इससे रिलेटेड या रिसर्च के आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जुड़े रहिए इन प्रश्नों के जवाबों के लिए, ठीक है। 2 मिनट बस वेट करिए। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखें आप, ठीक है। रिसर्च के क्वेश्चन है ये, और उम्मीद है आप जवाब देंगे। वेट करें। खुशी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। ये सारे क्वेश्चन है और जवाब का इंतजार है, आप फटाफट जवाब करिएगा ताकि टाइमली क्लास भी हम कंक्लूड कर सकें। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर क्या है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन मुझे पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज बेसिक और प्योर रिसर्च, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन के साथ आंसर करिएगा। तो कौन सा रिसर्च हो जाता है, या निम्नलिखित में से किस शोध को बुनियादी या शुद्ध शोध के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। अरिजीत पाठक ने फर्स्ट का ए दिया है, ठीक है। डी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल का तो कोई रोल ही नहीं है। फंडामेंटल रिसर्च देखिए कह क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज बेसिक एंड प्योर रिसर्च। बेसिक, बेसिक हो गया ना, बेसिक को कहते हैं ना फंडामेंटल, इसी से कनेक्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्शन रिसर्च आप जानते होंगे क्या होता है। तो एक्शन रिसर्च क्या है ये बताना है, या इसको क्रियात्मक शोध बोलते हैं। तो इसको हम किससे इससे रिलेट कर सकते हैं, रिसर्च एंड एक्शन है, एक्शन आफ्टर रिसर्च है, रिसर्च इन एक्शन है, और एक्शन टुवर्ड्स रिसर्च है। क्या आंसर सही होगा क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, जो क्वेश्चन नंबर लिखा है उसके साथ ही आंसर करिए। सर्च इन एक्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, टाइम लग रहा है क्योंकि। अगला क्वेश्चन देखिए, what is relevant in the context of the feasibility consideration of the research problem, या अनुसंधान समस्या की व्यवहार्यता विचार के संबंध में क्या अप्रासंगिक है, ठीक है। विच इज इररिलेवेंट, इररिलेवेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिबिलिटी कंसिडरेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखा है, आंसर करना है आपको। अब जुड़े हैं तो आंसर भी करते रहिए, ठीक है। रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस हो गया, रिसर्चर्स इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म हो गया, सुपरवाइजर्स विलिंगनेस हो गया, रिसर्चर्स फाइनेंशियल टाइम एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। मतलब कौन सा इररिलेवेंट है ये बताना है फिजिबिलिटी कंसिडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुपरवाइजर्स विलिंगनेस, 16th का बी, 16th का बी। ये किसने आंसर किया है, लकी राज लड्डू ने, ओके। बी ही आंसर है, ठीक है। रिसर्चर्स ना ना, ये सी आंसर होगा आपका। देखिए सुपरवाइजर्स विलिंगनेस, आप देखते रहिएगा दोबारा आप इस वीडियो को। 18 है, एवरी रिसर्च प्रोजेक्ट शुड मेक अ कंट्रीब्यूशन, या प्रत्येक शोध परियोजना को योगदान देना चाहिए किस बात का। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एवरी रिसर्च प्रोजेक्ट शुड मेक अ कंट्रीब्यूशन,
किसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? जो रिसर्च प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे होते हैं तो क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ नॉलेज टू नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस टू द रिसर्चर्स डेवलपमेंट। तो किसके रिगार्डिंग है ये बात, या क्या हो सकता है, बताइए आंसर। सही आंसर क्या होगा? मेक अ कंट्रीब्यूशन ऑफ, अभी तो पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। कि रिसर्च क्या है? खुशी शर्मा 18 का डी हो गया, शुभांशी 18 का डी है, संजना डी है, ए हो गया। सही है आपका टू नॉलेज। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्लास देखिएगा, जो आप पूरा वीडियो अगर देखें तो सही नॉलेज है टू नॉलेज। ठीक, कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहिए? डेफिनेटली इससे नॉलेज गेन होनी चाहिए या नॉलेज बढ़नी चाहिए, मिलनी चाहिए। द रिसर्च प्रॉब्लम डिटरमाइंस, जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो क्या निर्धारित करती है? नीचे जितनी बातें लिखी हैं रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें क्या निर्धारित करती है? हाउ गुड योर रिसर्च स्किल आर, व्हाट मेथोडोलॉजी टू बी यूज्ड, रोल ऑफ सुपरवाइजर और लेंथ ऑफ द रिपोर्ट। मतलब यहाँ पर शोध समस्या क्या निर्धारित करती है? आपका शोध कौशल, कि आप कितने बेहतर हैं, किस शोध विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, पर्यवेक्षक की भूमिका, और या फिर रिपोर्ट की लंबाई क्या निर्धारित करता है? बताइए, आंसर करिए, क्या हो जाएगा? कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जब हम उठाते हैं तो ये क्या निर्धारित कर रहा होता है? हाँ जी, बी होगा, व्हाट मेथोडोलॉजी टू बी यूज्ड, कौन सा मेथड हमें यूज करना है बेसिकली अपने इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसके समाधान तक आने के लिए। 20 देखिए क्या लिखा है, फिल अप द ब्लैंक्स। मतलब इज द हाइपोथेसिस व्हिच फोकसेस ऑन नो डिफरेंस रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, या वह प्राकल्पना जिसके द्वारा हम चरों के बीच में कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं, तो वो हाइपोथेसिस कौन सी कहलाती है? नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस, और नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा? जब दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध हम नहीं बताते कि इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है परिकल्पनाओं के बीच में, तब हम उसको कौन सी हाइपोथेसिस बोलते हैं? शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, शोध परिकल्पना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए, फटाफट बताइए। 20 का ए, बिल्कुल डेफिनेटली नल हाइपोथेसिस ही होगा। ओके, जो कि शून्य परिकल्पना कहलाता है, जब दो चरों के बीच में संबंध स्थापित नहीं होता कोई भी। 21 देखिए, विच इज लीस्ट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव की बात हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध से सबसे कम संबंधित है। गुणात्मक शोध में क्या होता है पहले तो ये देखिए, ठीक है। गुणात्मक हो गया, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च किससे संबंधित? अब इसमें से कब से सबसे कम किससे संबंधित है? जितने ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन के साथ आंसर करिए। सबसे कम किससे संबंधित है? ओपन से, फ्लेक्सिबल से, न्यूमेरिकल से, और कंस्ट्रक्टेड से। 20 का ए। ओपन से क्या मतलब है यहाँ पे? मुक्तता। क्वालिटेटिव रिसर्च किससे लीस्ट? 21 का सी, डेफिनेटली सी ही है। 21 का भी। चीज को समझिए क्या पूछ रहा है। पहले तो वही तो बात है कि आपको पहले ये पता हो कि यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, या फिर गुणात्मक शोध या गुणात्मक रिसर्च क्या होता है, या क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। ठीक, तो ये हमें पहले समझना थोड़ा जरूरी है। हम तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने लेवल से इसमें काम करते रहिए। तो इसलिए ये लीस्ट कनेक्टेड है न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें आंकड़ों की बात नहीं करी जाती है क्वालिटेटिव डेटा में। वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है जिसमें कि हम आंकड़ों की या न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। ठीक है, निम्नलिखित में जो भी है मुख्यतः सिद्धांतों के निर्माण से संबंधित है। कौन सा संबंधित है? सिद्धांतों के निर्माण से। सिद्धांत मतलब कोई भी प्रिंसिपल अगर आता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका रिसर्च है वो उससे संबंधित है जो सिद्धांतों के निर्माण की बात करता है या प्रिंसिपल्स के फॉर्मुलेशन की बात करता है। एक्शन रिसर्च हो गया, फंडामेंटल रिसर्च हो गया, बेसिक रिसर्च हो गया, और बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, सॉरी।
क्या हो जाएगा? 21 22 का आंसर करना है, 22 का आंसर करना है आपको, ठीक है? कौन सा रिसर्च है वो? देखिए डी नहीं होगा क्योंकि एक्शन रिसर्च इसकी बात नहीं करता है और डी में ए ऑप्शन दिया है, ठीक है? तो एक्शन रिसर्च तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, आगे डी डी, आप सभी डी आंसर कर रहे हैं। डी गलत है, डी नहीं है। तो डी नहीं है तो इसका मतलब ए भी नहीं है, तो बचा कौन कौन? बी और सी। तो बी और सी में देखिए क्या हो जाएगा? मौलिक अनुसंधान होता है या फंडामेंटल रिसर्च होता है, ठीक? ये सिद्धांतों के निर्माण की बात करता है या इसके थ्रू सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। 23 क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अ रिसर्च? किसी भी रिसर्च का सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान में पहला कदम है या पहला स्टेप है? क्वेश्चन नंबर, अब बात कर रहे हैं 23 की। 23 पे आइए। 23 रिसर्च का पहला स्टेप कौन सा होता है? अभी पीछे स्टेप्स की हमने बात करी थी वैसे, लेकिन अगर यहाँ अगर देख लीजिए ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं। पहला है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन एंड सेलेक्टिंग अ टॉपिक। क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम है। चलिए देखिए नेक्स्ट। संजना 23rd का डी, सेलेक्टिंग अ टॉपिक। ओके, शुभांशी श्रीवास्तव बी। सही आंसर सेलेक्टिंग अ टॉपिक ही है। देखते हैं जी, सेलेक्टिंग अ टॉपिक, जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उसको डिफाइन करने का काम करते हैं। जब आप डिफाइन कर लेते हैं तब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर आते हैं, ठीक है? और प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। तो सबसे पहला काम जब भी हम रिसर्च करने चलते हैं किसी भी तरीके का, कोई भी रिसर्च का मतलब है, रिसर्च का मतलब ही हुआ किसी प्रॉब्लम के समाधान तक आना। रिसर्च का मतलब ही हो गया कि कोई प्रॉब्लम है। अब बस ये देख लेना कि वो प्रॉब्लम हमारे वश में हो, मीनिंग हम उस पर काम कर सके। अब ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि जहां हम जा भी ना सकें, जिसपे काम भी ना कर सके, डेटा भी कलेक्ट ना कर सके। तो प्रॉब्लम भी वही उठाएं जिसपे कि हमारा वश चल सके, जिसको कि हमारे कंट्रोल में हो, हम काम उस पर कर सके। तो सबसे पहला काम तो यही हो जाता है कि सेलेक्ट करना। पहले टॉपिक सेलेक्ट करिए अपना, अपनी सामर्थ्य को समझ करके, उसके बाद हम करेंगे इसको डिफाइन। उसकी रिसर्च की जो रिसर्च प्रॉब्लम है तब उसको डिफाइन करने का काम करते हैं। कहाँ से ए आ गया? तो डी कहाँ से आ गया? डी का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है? डी क्यों है? आगे देखिए, सबसे पहले अब देखिए जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम इन्हीं ऑप्शन में से छांटेंगे ना। आपका जो ज्ञान है वो अपनी जगह सही है, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब देखिए अगर यहाँ पर सेलेक्टिंग का टॉपिक नहीं होता तो बी आंसर सही हो जाता, बी जो ऑप्शन है आपका, ठीक? इसलिए प्रॉब्लम क्यों नहीं है? प्रॉब्लम मैंने बताया तो प्रॉब्लम हो जाता। आप सबसे पहला काम क्या करते हो? प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो कि पहले प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हो? किसी भी चीज को सेलेक्ट करोगे ना उसके बाद ही तो उसको डिफाइन करोगे, मतलब चुनोगे। कोई सामान आप खरीदने गए हो तो पहले खरीद लोगे ना, तब तो उसमें देखोगे कि छोटा है कि बड़ा है, कि पहले ही नापना शुरू कर दोगे उसको, ठीक? तो पहला जो स्टेप है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिसर्च, तो रिसर्च के स्टेप की अगर बात करें तो सबसे पहले हम टॉपिक को ही सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए देखिए ये देखिए ये स्टेप आ गए, ज्यादा सही हो जाएगा। 24 देखिए, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। एजुकेशनल रिसर्च की बात यहाँ पर हो रही है, शैक्षिक अनुसंधान की, इसके या शैक्षिक अनुसंधान या डेफिनेटली अनुसंधान की बात भी करें तो उसके स्टेप की बात हो रही है। देखिए स्टेप लिखे, आंसर करिए।
देखिए ये आंसर करा है आप लोगों ने 24। अजित पाठक सी हो गए, शुभांशी शुभांशी श्रीवास्तव सी हो गए, सभी ने सी आंसर करी है। देख लेते हैं सी, मैं डायरेक्टली आंसर देख रही हूँ। 324156, 324156, 324156। कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ पर? 5 और 6 के बीच में। तो डेफिनेटली 5 ही पहला आएगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एंड लास्ट में ही तो रिजल्ट की रिपोर्टिंग करेंगे आप। तो छठा जो ऑप्शन है वो लास्ट में चला जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर से रीचेक कर लीजिएगा जो कुछ भी आपने इसमें देखा है। सी आप लोग आंसर कर रहे थे, सी में देखिए क्या प्रॉब्लम है। सी में यहाँ पर छठा जो ऑप्शन है वो पहले आ गया, पांचवा बाद में गया है। तो छठा आप रिपोर्ट रिजल्ट की रिपोर्टिंग पहले नहीं करते, पहले आप जो डेटा है उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करते हैं। ठीक है, लास्ट में आप रिपोर्टिंग करोगे रिजल्ट को लेकर के। ठीक, इसलिए इसलिए ए सही होगा। संजना ने सबसे आखिरी में, हाँ जी अरिजीत पाठक यहाँ गलत हो गए आप, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। 25th है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ IQ बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। या महिला एवं पुरुष विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, ये किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन दिए हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया, ए एंड बी बोथ एंड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए, कौन सा आंसर सही होगा इसमें? क्या लिखा है? महिला एवं पुरुष विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं आ रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? शून्य परिकल्पना का है, अधिशात्मक परिकल्पना का है, प्राकल्पना का है, या दिशात्मक प्राकल्पना का है, या ए एंड बी दोनों ही है? तो किसका हो जाएगा? केवल सिंपली नल होगा, ठीक से देख लीजिए, या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी होगा, या ए एंड बी दोनों होगा? चलिए आंसर सही है, नल हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक इज टू कंसर्न विथ विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। या शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? शोध नैतिकता का मतलब समझ रहे हैं, इथिक्स की बात हो रही है। बस हम जब इथिक्स जनरली जानते हैं क्या होते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शोध के रिगार्डिंग, या शोध में नैतिकता की जब बात करते हैं तब क्या है। That the problem of research ethics is concerned with which aspect of research activities following the prescribed format of a thesis, data data analysis through quantitative or quantitative techniques, defining the population of research, evidence based research reporting। बताइए क्या आंसर सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर है ये आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26। खुशी ने बताया बी, मैं थोड़ा फटाफट ही देखूंगी आंसर। बी है बताया, इसमें सही आंसर डी है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, या साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। देख लीजिएगा दोबारा एक बार वीडियो। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप रिसर्च क्वेश्चन। जो हम लोग शोध प्रश्न करते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हो गया, सैंपल साइज हो गया, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट हो गया। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए 27 है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप रिसर्च क्वेश्चन। किसी भी रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन देखेंगे बेटा, थोड़ा सा टाइम को ध्यान में देते हुए आप आंसर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध प्रश्नों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, या जो हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? फटाफट आंसर करें।
चलिए, टाइम लगता है एक्चुअली। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया, ओके, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। रिसर्च एथिक्स हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विथ विच स्टेज ऑफ रिसर्च। या अनुसंधान आचार का आचार मतलब नैतिकता की बात हो रही है। अनुसंधान नैतिकता का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च, problem formulation and reporting of research findings, defining the population and deciding the sampling technique for research, and deciding about statistical techniques in data analysis। क्या आंसर सही हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन के साथ बेटा आंसर करें, कंफ्यूजन होता है देखने में। 28 क्वेश्चन है, इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28। रिसर्च एथिक्स हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विथ विच स्टेज ऑफ रिसर्च। 28 का बी आपने आंसर किया है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। देखिए क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। वेरी गुड, किसने आंसर किया था ये? 28 का बी। 28 का बी आंसर किया है आपने, संजना ने, वेरी गुड, एंड खुशी शर्मा। चलिए, वेरी गुड, लास्ट में आपके दोनों के ही आंसर सही थे। तो इतने ही क्वेश्चन आज के हैं, और ये थोड़ा कंटेंट था एंड क्वेश्चन था। कल फिर से क्लास कंटिन्यू होगी, कुछ थ्योरी एंड पीवाईक्यूज के साथ। जुड़े रहिएगा, टाइमली आइएगा, एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, एंड गुड नाइट, एंड कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।